Very good evening, dear friends. Today session we will discuss and analyze about the answers of the question which were asked in Chhattisgarh Teachers Eligibility Test in section of English. Right? So first thing, पैसेज इस बहुत बड़ा विषय रहता है कि जिसकी इंग्लिश नहीं आती वो क्या करें पैसेज में, जिसको समझ में ही नहीं आता, या हम लोग सभी लोग मोस्टली रूरल बैकग्राउंड से होते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, मैं नॉर्मल सी चीज बता देना चाहूंगा। पैसेज का सिंपल सा शॉर्ट सा फार्मूला होता है। एक फार्मूला है, लास्ट 3 लाइंस को पढ़ना है, इससे आपको टोन पता चलता है कि पैसेज में लिखा क्या होगा। अगर आप लास्ट 3 लाइन को पढ़ोगे, माउंटेनरी इस प्रकार के वर्ड है, इसको अगर ब्यूटीज ऑफ नेचर के बारे में बताया हुआ है ना। फिर सपोज कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही आपको, लवर्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में, वाटरफॉल साउंड कैसे दिखता है, इसकी तरह लगता है, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी है, आप देखेंगे। लास्ट 3 लाइंस के बाद सीधे क्वेश्चन पे आ जाइए आप। वहां पर जो आपको टफ लग रहा है वर्ड्स, उसको यू फॉर अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद फिर फटाफट आपको स्कैनिंग करना है, स्कैनिंग क्वेश्चन पूरे स्कैन करने के बाद वापस फिर से रीरीड पैसेज। इसके दो तरीके होते हैं, या तो पूरा पैसेज रीड कर लीजिए, या तो पैसेज आधा रीड कीजिए और 1 से लेकर 3 का आंसर ढूंढिए, उसके कीवर्ड्स को मिलाइए और आगे और पीछे जो रहेगा उसमें हल्का सा संज्ञान को यूज भी करना है थोड़ा सा। ठीक है, ये तो एक तरीका होगा, बहुत इजी है। लास्ट 3 लाइन को पढ़े, उससे टोन पता चला, पैसेज किसके बारे में, माउंटेनिंग के बारे में। देखो यहाँ माउंटेनिंग बोला, यहाँ भी माउंटेन हजार्डस, ये सब चीजें आई हैं। आप जब क्वेश्चन का अंडरलाइन करते हैं और वापस जब यहाँ पर आते हैं तो तुरंत आपका जो टाइम है वो वेस्ट होने से बचता है। सबसे पहले कोई भी पेपर जब आता है तो सबसे पहले दिल में ये रखिएगा कि साइकोलॉजी कहती है कि हम जैसा साइक बनाएंगे वैसे ही हमको रिजल्ट मिलेगा। पेपर कितना भी कठिन हो मैं करके निकल ही जाऊंगा, ये पहले से मन में डालिएगा। और पैसेज कितना भी कठिन हो, उसमें से आपको खेतों में एक बॉल गिरा मिला, कहां, खेतों में। आप पढ़े लिखे नहीं है, मैं बता सकता हूं कि इसको एकदम बिना पढ़ा लिखा भी कैसे कर सकता है। आपको बॉल दिखा मिला तो बॉल ऐसा गोल था, आपको क्वेश्चन आया खेत में क्या मिला था, वो कैसा दिख रहा था। ये 4 ऑप्शन में पक्का आपको ये समझ आ जाएगा, वैसे ही इसको देख लीजिए। अब सपोज यू डोंट नो टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली, आप देख के समझना चालू कर दीजिएगा, अपने आप काम आपको जो है आसान हो जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया पैसेज के बारे में, मैं केवल अभी आंसर डिस्कस करूंगा। शॉर्टली आपको दिखा भी दूंगा कि कहां पर ये आंसर है। व्हाई डू साइंटिस्ट विश सक्सेस टू, ये एक ये है। मैं 3 लाइन को पढ़ूंगा तो माउंटेनियरिंग के बारे में, नेचर ऑफ ब्यूटीज के बारे में पोएम पैसेज था, लिखा हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 61 to 65। व्हाई डू साइंटिस्ट विश सक्सेस टू अ माउंटेनियर, सीधी सी बात है। आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर जो बड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा सही होते हैं। सबसे पहले दो एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरी चीज, अब यहां पर इन द होप ऑफ ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अर्थ, आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है, बिल्कुल लगा लीजिए। नेक्स्ट आप आ जाइए, पहले हम आंसर को देख लेते हैं। हु कंसीडर माउंटेनियरिंग अ पेरेनियल सोर्सेस ऑफ जॉय। अब हु कंसीडर माउंटेनियरिंग अ पेरेनियल सोर्सेस ऑफ जॉय 62। तो यहां पर है दोज हु हैव आईज दैट कैन अप्रिशिएट ब्यूटीज, दोज हु हैव आईज कैन अप्रिशिएट ब्यूटीज। ये देखिए यहां पर है 62 का आंसर, दोज हु हैव आईज दैट कैन अप्रिशिएट ब्यूटीज। अब पता कैसे चलेगा, माउंटेनियरिंग पेरेनियल सोर्सेस, माउंटेनियरिंग पेरेनियल सोर्सेस, दोज हु हैव आईज दैट कैन अप्रिशिएट ब्यूटीज ऑफ नेचर, सिंपल लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम वर्ड ऑफ प्रिमिटिव। अब देखो प्रिमिटिव डांसर क्या लिखा हुआ है, साउंड ऑफ वाटरफॉल इज लाइक प्रिमिटिव डांसर्स एंड हाउलिंग लाइट विंड्स। मतलब प्रिमिटिव मतलब है कि एक पौराणिक जो है डांस है पुराना। एंशिएंट लिखा हुआ है, अर्लियर लिखा हुआ है, अर्लियर इन्वेंशन लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है, और ये मॉडर्न जो है अलग से दिख रहा है, अलग पता चलता है आंसर, है ना। मॉडर्न अलग से दिख रहा है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, जो मॉडर्न है वो इसका आंसर होगा। जी हाँ,
तो आंसर नंबर डी सही है। अब यहाँ पर देख लीजिए माउंटेन हेल्प्स एक्सप्लोरर्स हु। अब यहाँ पर देखिए रॉक्स मतलब ये जियोलॉजी में आता है, मिनरोलॉजी में आता है, ग्लेशियोलॉजी में आता है। स्पेस के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये यहाँ पर है जियोलॉजिस्ट, मिनरोलॉजिस्ट, ग्लेशियोलॉजिस्ट लिखा है, बट कहीं पर भी इसमें किस चीज का उल्लेख नहीं हुआ है, स्पेस का उल्लेख नहीं हुआ है। आंसर क्या होगा? जे, के एंड एल इज आंसर, राइट? आंसर नंबर बी इज आंसर। आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जे, के, एल इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं हाउ डज द साउंड ऑफ वाटरफॉल अपीयर्स टू लवर्स ऑफ माउंटेन्स। अब यहाँ पर आप देख लें जो आंसर है लाइक जॉयफुल क्लैपिंग ऑफ मेरी प्रिमिटिव आंसर। जस्ट इससे पहले आप प्रिमिटिव का क्या हो गया? मॉडर्न हो गया, एंटोनिम उल्टा बताए थे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा, उसी आंसर से ही पता चल गया लाइक जॉयफुल क्लैपिंग ऑफ मेरी प्रिमिटिव आंसर, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर एक छोटा सा पैसेज दिया, आप ये बताइए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। मोर्टेलिटी ये जो भी है अंडरलाइन आपने कर दिया, सीधी सी बात है। आप यदि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हो, मैं शॉर्ट में आपको पार्ट ऑफ स्पीच यहीं पर बता देता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें क्या पूछा है फ्रेंड? नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब नाम, और नाम के जगह, के जगह तो प्रोनाउन। इसका ज्ञान थोड़ा सा इससे पहले लेना पड़ेगा। प्रोनाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ब। इन दोनों का बारे में अगर कोई बताया तो एडजेक्टिव। एक शॉर्ट से लिख लीजिएगा, राम गुड बॉय, अ गुड बॉय इज अ गुड बॉय। तो ये जो गुड हो गया एडजेक्टिव हो गया, और राम और उसके जगह ही लगा दिए तो ही इज अ गुड बॉय। तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लियर है, जो नाम है वो नाउन है, जो नाम की जगह है वो प्रोनाउन है, और जो उन दोनों के बारे में बताया अगल बगल में होगा। बॉय के पहले क्या है? ये नाउन है, नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव आता है। नाउन में नाउन प्रोनाउन में ऐड हो जाए तो एडजेक्टिव है, एक नॉर्मल समझ लीजिएगा। दूसरा अब आ गया वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। मैं तो रिलेट इसलिए कर रहा हूं, वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और उसी का एक प्रकार ही है मॉडल वर्ब, जैसे कि कैन, कुड, माइट होता है। अब यहां पर जैसे कि रखा है ही रन्स, he speaks, LOUDLY loudly, जहां LY आया है वो एडवर्ब है, ठीक है। LY आया वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब यहां पर जो है आपको पूछा है प्रीपोजिशन भी पूछ सकता है, टू, इन, ऑन, ये सारे प्रीपोजिशन, और कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन एंड, और, ओ माय गॉड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी चीज को एक बताने के लिए अ लगाते हैं अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, किसी चीज को एक बताने के लिए अगर वो वॉवल साउंड से पहले है, वॉवल साउंड जैसे ऑरेंज हो गया तो एन लगाते हैं, अ कैच, और दोबारा अगर वो दिख जाए तो द कैच, और इसको द बोलते हैं, और दोबारा अगर दिख जाए तो इसको दी बोलते हैं, दी ऑरेंज। ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो अ। यहां तक एक बेसिक नॉलेज आपको पता चल जाना चाहिए। इस बेसिक नॉलेज के बाद अगला मैं आपको बताता हूं जिसमें आप इजीली सो यहां पर आप देख रहे हैं, अब यहां पर नाउन क्या है? अब यहां पर देख रहे हैं कि इसमें से नाउन छांटना है आपको, सीधी सी बात है। यहां पर इंटरप्ले लिखा हुआ है, तो द इंटरप्ले मतलब डेफिनेट नाउन, आर्टिकल्स आर यूज्ड टू लिमिट नाउन्स, तो नाउन के आगे क्या लगा? द लगा, तो डेफिनेटली ये नाउन होगा, ठीक है। तो यहां पर है इंटरप्ले, नाउन है। फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्राउड विद, दो है वाक्यांश की तरह, है ना, वाक्यों का अंश है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। यहां पर है मॉडल वर्ब,
shall will क्या है मॉडल वर्ब, can क्या है मॉडल वर्ब, could क्या है मॉडल वर्ब, ये सारे मॉडल वर्ब हो गए। एडजेक्टिव क्या है एब्सोल्यूट। अब देख लीजिएगा इसका पोजीशन मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एडजेक्टिव, ये देखिए ट्रथ क्या है, ट्रथ नाउन है और साथ में नाउन और प्रोनाउन को ऐड करेगा एडजेक्टिव एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या हो गया यहां पर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ मिला के आंसर नंबर बी आपका राइट होगा। ओके, अब मैं बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। 67 हो गया। 67 का आंसर जो हो गया ट्रथ एंड ऑब्जेक्टिव एडहेरेंस टू फैक्ट्स चेंज द सेंटेंस इनटू परफेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट बी फॉर्म थर्ड फॉर्म, सिंपल सा फार्मूला है। आप ध्यान दीजिएगा, आप जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता है ये तो पता होगा कि बाई लास्ट में आता है, बी रिप्रेजेंटेड बाई टच। अब जैसे के और एल कहां पर है, के एल इसमें, एल तो लास्ट में आएगा ही आएगा बाई। अब यहां पर के भी आ गया। अब उसके बाद सीधा आप उसको टिक मार्क कर दीजिए, उसमें लंबा समय लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका आंसर भी पता चल गया। नाउ इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ द पैसेज चैलेंजिंग इंडिविजुअल्स टू नेविगेट द वर्ड चैलेंजिंग इज यूज्ड। चैलेंजिंग मतलब चैलेंजिंग कर रहा है। अब प्लेइंग इज गुड, तो प्लेइंग जिरंड होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्लेइंग इंडिविजुअल्स खेलते हुए लोग, चैलेंज करते हुए लोग, तो यहां पर प्रेजेंट है, प्रेजेंटली बता रहा है और पार्टिसिपल बता रहा है, तो ईडी भी जुड़ा होता है और आईएनजी भी जुड़ा होता है, तो यहां पर वो वर्ब का क्या फॉर्म होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो यहां पर आंसर नंबर बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 टू 70 पैसेज बेस्ड है। ये देख लीजिए आंसर्स जो है हमने इसमें सेलेक्ट कर दिए हैं आपको। अच्छा ये which of the following is most nearly same in the meaning as the word adorned as used in the story। अब एक चीज याद रखिएगा, adorned, stuffed, charmed, decorated एक अलग से ही पता चल रहा है आपको। which of the following is most nearly same in the meaning the word insisted as used in the dictionary। repeated, insisted मतलब जोर देना, बार बार लगे रहना, तो repeat में लगे रहेगा, है ना। रिक्वेस्ट में तो एक बार बोलेगा और चला जाएगा, इनवाइट में आइए ना बोलेगा, है ना। रिवाइट भी ऐसा ही है, रिपीटेड, तो यहां पर ओनली एल आंसर हो जाएगा। और 71 का आंसर जो है कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पर है एक पोयम। वही पोयम में भी क्या करना है, जो वर्ड्स जो मेन लगेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में जो नहीं आ रहा होता है वर्ड, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा होता है। क्योंकि पैसेज और पोएट्री को देने का मतलब रहता है कि क्या एक कविता और गद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ समझ सकता है, क्योंकि भाषा सिखाना ही सबसे बड़ा माध्यम होता है कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है। अब यहां पर देखिए 71 टू 75 हम लोग करेंगे। 71 का आंसर डी है। रोगर्स डोंट डिस्टॉर्ट द ट्रुथ, डोंट मेक योर थॉट्स गो। आंसर नंबर डी। 72 का आंसर नंबर बी होगा। 73 का अब यहां पर आंसर नंबर बी होगा। ब्रीफ में बाद में करूंगा, इसमें हम लोग आंसर कोई, क्योंकि आप लोग क्या की मिलाना है ना। 76 का आंसर नंबर बी। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब डिजाइन किया हुआ है कि आप बच्चों के जो नहीं सीख पा रहे हैं उसको कैसे पता करोगे। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले क्या करेगा, आपको कुछ काम देगा, आपको कुछ दवाई देता है कि एक्शन कैसा हो रहा है, फिर डायग्नोस करता है, उसको नोट करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, ठीक है। अगला हो गया इसमें प्रोफिशिएंसी और डायग्नोस्टिक, बाकी दोनों तो आंसर है ही इन दोनों के बीच में, लेकिन डायग्नोस करोगे तो सारा चीज आ जाएगा, प्रोफिशिएंसी भी पता चल जाएगी इसी डायग्नोसिस में। मोस्टली आंसर कैसे होते हैं बता रहा हूं, इस आंसर में सारी चीजें निहित होती है। समेटिव टेस्ट आपका अर्धवार्षिक के बाद हो गया, प्लेसमेंट टेस्ट, ये सब चीजें और ये प्रोफिशिएंसी, ये सब चीज का निदान एक ही है। डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे सब चीज पता चल जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है इट हैज बीन डिसाइडेड। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 74। आंसर नंबर एम के हो, ये आंसर नंबर सी होगा। क्यों, पोएट ये वाला। 77 का आंसर नंबर क्या होगा, यहां पर देखिएगा जे और एम,
जे और एम आंसर होगा 75 का आंसर नंबर। व्हाट डज द पोएट एडवाइस अबाउट डीलिंग एंड विद ट्रम्प एंड डिजास्टर टू ट्रीट देम जस्ट द सेम, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट आई कम टू द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस चाइल्ड लर्न्स इन द मोस्ट नेचुरल सिचुएशन। नेचुरल सिचुएशन में क्या होगा, फर्स्ट लैंग्वेज करेगा जो उसके घर की भाषा है। नेचुरल सिचुएशन मतलब नेचुरली हम लोगों को गोंडी किसी ने सिखाया नहीं, हम लोगों को हल्बी किसी ने नहीं सिखाया, हम लोगों को छत्तीसगढ़ी किसी ने नहीं सिखाया। हमारे कान में गोंडी हल्बी छत्तीसगढ़ी जाते जाते हम लोग वो बोली को सीख गए। तो वी हैव जस्ट लर्न डायलेक्ट गोंडी छत्तीसगढ़ी एंड हल्बी, है ना, नेचुरली। मीन्स वी have not written in our copy and we have not studied to learn it, because we have just acquired it, right? So first language is acquired and second language is learned, right? So acquisition is a natural process और learning is a formal process। यहां पर देख लेंगे, मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन कॉलम 1, डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2, इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। 80 का आंसर नंबर होगा, सबसे पहले क्या बनेगा, फर्स्टली यहां पर से शुरू करेंगे, है ना, छोटे की ओर आएंगे। पहले वाक्य का अंश होगा, फिर शब्द होगा, फिर शब्द को और तोड़ेंगे तो शब्द के खंड बनेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका अल्फाबेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी विल बी राइट। 81, which of the following principal language teaching focuses to provide a good model of speech before student। इसका आंसर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन याद रखिएगा कि आप लैंग्वेज टीचिंग फोकस कर रहे हो, गुड मॉडल ऑफ स्पीच बोलने का, यार बोलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कई जगह बोलते हैं कि मोटिवेशन करोगे तो उसमें सभी चीज आ जाता है, लेकिन सवाल यह है कि मोटिवेशन से सभी चीज आ जाता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, लिमिटेशन तो करना नहीं है, एक्यूरेसी हमको नहीं चाहिए। बोलते समय अगर बोलना सिखाना है तो एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बोलते समय सिखाने के लिए। फोकस, लैंग्वेज टीचिंग फोकस एक्यूरेसी पे होता है, लेकिन लर्निंग स्टेज में हम लोग बच्चों को बोलने देते हैं, तो यहां पर बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। बट मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, टीचर एज स्पीच मॉडल, ओरल अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ओरल अप्रोच के ऊपर जो है हम लोग ध्यान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अगर आते हैं तो यहां पर है 82 में भी दिया हुआ है। एजर्शंस जब भी आता है तो याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम एजर्शंस में करेक्ट एक्सप्लेनेशन लगभग सही होता है। नॉर्मल जिसको ये मैं इसलिए बताता हूं कि जैसे कि बहुत जल्दीबाजी में हम लोग पैसेज तक पहुंच नहीं पाते, तब के लिए। Evaluative listeners are the toughest audience in a technical environment, right? Evaluative listeners tend to ask a lot of questions and can become impatient and interruptive. They also tend to leave if they receive too much illogical information. अब यहां पर देख लीजिएगा, A and R are two. R is the correct explanation of A, ये आंसर सही है। यहां पर इस पैराग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, लीच, एक क्वेश्चन का आंसर है हजार्डस वेस्ट, राइट? आप देख लीजिए, यहां पर लीच हो गया, इंक्रीजिंग सॉल्ट और हजार्डस वेस्ट तीनों है, लेकिन बोला है कि एक्सेप्ट इसके अलावा पॉल्यूशन का एज कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, तो डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक, एक्सेप्ट बोला है, ये करने से तो अच्छा होगा, बट ये तीन जो है ये डिफरेंट है, तो आंसर ये हो जाएगा। एक्सेप्ट में डिफरेंट पर आंसर सही होता है। विच मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिकुलर टू जनरल। इंडक्टिव मेथड होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, और बच्चा एग्जाम्पल टू रूल से ही सीखता है। आप डिडक्टिव मेथड से सिखाओगे बच्चा नहीं सीख पाएगा, सीधे मैं बताऊंगा यहाँ पर आके नाउन प्रोनाउन, बच्चा नहीं सीख पाएगा। हाँ, मैं बच्चे को पहले बताऊंगा कि वॉवल साउंड से होता है, आवाज निकलती वॉवल और कॉन्सोनेंट से अल्फाबेट बनता है, उसके बाद फिर मैं उसको बताऊंगा कि एक वर्ड बनता है, फिर उससे एक सेंटेंस बनता है। तो इस प्रकार से अगर सिखाऊंगा तो बच्चा सीखेगा। तो इंडक्टिव मेथड विल बी बेस्ट। ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल बंद हो गया है, नई शिक्षा नीति आ गई है। डिडक्टिव मेथड ये भी नहीं, इनफॉर्मल मेथड बिल्कुल नहीं, इंडक्टिव मेथड विल बी वेरी बेस्ट आंसर, राइट? सो नेक्स्ट, which of the following is not a good technique to
tackle stammering in the classroom? तुतलाने को कैसे मतलब हैंडल करेंगे? गाना, एक तो गाना बोल नहीं पा रहा होगा, गाना कैसे गाएगा? डीप ब्रीदिंग बिफोर रीडिंग, साइमल्टेनियस रीडिंग, अलोन लाउड रीडिंग बाय द सफरर इन द क्लास। अब देख लीजिए, साइमल्टेनियस रीडिंग बहुत अच्छी चीज है, उसके साथ बोलोगे तो डीप ब्रीदिंग बिफोर रीडिंग ये भी ठीक है, सिंगल रिदमिक ये भी ठीक है अगर प्रैक्टिस कराओगे तो, लेकिन नॉट अ गुड टेक्निक टू टैकल अलोन लाउड रीडिंग बाय द सफरर इन द क्लास। आप किसी भी बच्चे को पृथक कर देंगे तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है गिर जाएगा। आप पढ़ो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो बच्चा डर जाता है, तो वैसा नहीं करना है, साथ में पढ़ाइए, है ना, गाना वाना के जरिए सिखाइए ताकि उसकी जो जबान खुले और वो अच्छे से कर पाए। ठीक, अगला आता है, which one of the following point is not recommended for effective delivery of speech? आंसर नंबर डी होगा, योर लैंग्वेज शुड बी ऑर्नामेंटल, सीरियस एंड सिंथेटिक, मेक स्पीच लेवल। ठीक है, नॉर्मल टाइप का है ना, तो नॉट रिकमेंडेड बोल रहा है। 87 का आंसर नंबर बी, अप्रोप्रिएट आंसर, टेक्स्ट बुक नेसेसरी क्यों है? कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप आर प्रैक्टिकल एड्स टू द टीचिंग। पर्टिकुलर ग्रुप मतलब टेक्स्ट बुक क्या होता है कि 8वीं कक्षा के लिए वो पुस्तक है, पर्टिकुलर एक कक्षा के लिए होता है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। उसमें एक सिस्टम के साथ एक ग्रेजुअल प्रोसेस में आप जो है उसमें पढ़ा पाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। यहां पर जो क्वेश्चन है, ऑथर मोस्ट लाइकली बिलीव्स विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सोलर एनर्जी के ऊपर बोला हुआ है। ट्री प्लांट ऑर्गेनिक मैटर कैन स्टोर, ट्री प्लांट ऑर्गेनिक मैटर कैन स्टोर energy, right? C answer will be right. Which of the following skills are developed naturally? Naturally कौन सा डेवलप होता है? Listening और speaking। LSRW होता है, LSRW, listening, speaking, reading, writing। लिसन करके और रीड करके हम लोग रिसेप्टिव स्किल्स होता है, स्पीक करके और राइट करके प्रोडक्टिव स्किल होता है दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेचुरली डेवलप होता है। बच्चा कान से सुनता है, बाबा बोल, बाबा बाबा बाबा, मम्मा मम्मा, मुंह से बोलना चालू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका आंसर नंबर 90, इट विल बी द लास्ट आंसर। अरेंज द इंडियन लैंग्वेज फैमिलीज इन ऑर्डर द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द स्पीकर्स। यहां पर LKONM होगा सबसे पहले, इंडो यूरोपियन होगा, आई डोंट आस्क टफ क्वेश्चन सीरियसली। इसका सिंपल सा फार्मूला है, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। इंडो यूरोपियन पहले आया, फिर द्रविडियन आया, ऑस्ट्रो एशियाटिक आया, टेबिटो बर्गीस आया, फिर यहां पर क्या आ जाएगा? एस फॉर सीरियसली में सेमिटो हेमिची, राइट? सो फ्रेंड्स, यहां तक मेरा जो एनालिसिस था वो मैंने बता दिया हुआ हूं। और इसमें एक क्वेश्चन है जहां पर आपका ओरल अप्रोच और एक ओरल अप्रोच वाला जो क्वेश्चन है उसमें दो चीजें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है इसमें, तो आई थिंक हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग फोकसेस टू प्रोवाइड गुड मॉडल ऑफ स्पीच बिफोर। अगर गुड मॉडल बोल रहा है, गुड मॉडल तो एक्यूरेसी पे आता है और लर्निंग के बेस पे देखा जाए तो ओरल अप्रोच, लेकिन इसका आंसर एक्यूरेसी होना चाहिए, क्योंकि गुड मॉडल अगर बोल रहा है तो एक्यूरेसी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिएगा अब व्यापम कौन सा आंसर लेता है। जो भी डिसीजन एंड फाइनल सॉल्यूशन ऑफ व्यापम, इट विल बी वेरी रिस्पेक्टेड एंड फाइनलाइज्ड। Or according to my experience and reasoning, I have just prepared this answer key of Set D Chhattisgarh Teachers Eligibility Test 2026. Wish you all the best and I pray to God for your success also. English Balaji Gyan Sagar channel welcome you and next हिंदी की भी एनालिसिस मैं बहुत अच्छे से दे दूंगा।
और किसी दिन इस पेपर को डिस्कस करूंगा। और जितने भी पेपर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर ये पेपर को इजीली डिस्कस कराएं। मेरी कुछ स्ट्रेटजीज मैंने इसमें बताई हुई है। पैसेज के लिए बताया लास्ट के 3 लाइन पढ़ने हैं, 3 लाइन के बाद आपको टोन पता चल जाता है, फिर आपको क्वेश्चंस में आने हैं, हार्ड वर्ड जितने होंगे उसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करने के बाद स्कैन कर लिया आपने, वापस पैसेज में चले गए। 2 तरीका, या तो आधा आधा पैसेज पढ़ के 3-3 4-4 आंसर दे दीजिए, या पूरा पैसेज में अंडरलाइन करके दोनों अंडरलाइन को मिलाइए आगे पीछे करके। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हल्का शातिरगिरी तो चल रही है कि पैसेज में किस प्रकार से हम स्टूडेंट को और खंगाल के जो है हीरा निकालने का चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने जो एक्सपीरियंस है, आप जस्ट लेट आउट माय एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ यू ना। How do you feel by watching this channel and video? And you may visit in my YouTube channel also at playlist PGT. Okay, so I will start class for PGT also, and I have also started and I have also completed all requirement of PGT. But now I will restart PGT courses. If you would like to join, so you can join my channel and you can earn education from this channel. Okay, it is free of cost because this channel is made for development of all those students who are not getting sufficient education. So I am just trying to provide the best quality of education from this channel. Wish you all the best. Bye bye.